चलो ऐसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो कल हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स को स्टार्ट किया था। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमने क्या बोला था, अगर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह के हमने कुछ सवाल देखे थे कल, इसी तरह का ये सवाल आ गया। क्वेश्चन देखो, अब ये मुझे क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। It is given that probability of x equals to 3 upon 10 and probability of x and y equals to 1 over 12. निकालना है क्या है, टू फाइंड p probability of y। अगर probability of y निकालनी है असल तो हमें पता है ये जो x and y लिखा हुआ है इसको कैन बी राइट कि probability of x and y is equals to probability of x multiply by probability of y, right। जी सर। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई जो ये दिया हुआ है इसकी जगह पे आई कैन से ये 1/12 है, तो हम इसके जगह लिख देना है 1/12 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जगह पे लिख सकते हैं हम 3/10 और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हमें निकालनी है तो वैसे इट इज आ गया। उसके बाद ये 3/10 या मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे डिवाइड करा देंगे, तो 1/12 डिवाइड बाय 3/10 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब असल हम ये डिवाइड में फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करते, हम इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई बाय और बाद वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल 10/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें डायरेक्ट, तो इसको सारे सिंप्लीफाई कर देता हूँ अगर मैं, तो ये 2 के टेबल से हो जाएगा 2 5 और 6 सो वी विल गेट 1 into 5 will be 5 and 6 into 3 will be 18। 5/18 मेरा किसका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का। क्लियर है, कोई मसला इसमें नहीं सर। ठीक है, अब ये वाला सवाल पे आते हैं। बोला है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड एंड अ फेयर ऑर्डिनरी डाई इज रोल्ड। अब असल इसमें दो चीजें हैं बेटा, एक क्वाइन है और एक डाई है। तो जब दो चीजें आ जाती हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वाइन की जो वो होती है चांसेस होते हैं, क्या होते हैं, अगर मैं क्वाइन फ्लिप करूं तो दो आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और जो डाई होता है, जो डाइस होती है बेसिकली, उसके चांसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब इसने मुझे यहाँ पे कहीं भी पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने बोली नहीं है, लेकिन मैं तब भी बनाऊं, उससे होता क्या है, सवाल में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, लिंक कौन मांग रहा है, हाथ मिल रहा है, एक मिनट यार मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूं ग्रुप पे। चलो, अच्छा अहाद और अब्दुल्ला, हमने एक सवाल ऊपर इंडिपेंडेंट वाला कर लिया है, अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे, मैं इसको अभी शुरू किया था वापस समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, उसने मुझे बोला है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड एंड अ फेयर ऑर्डिनरी डाई इज रोल्ड। दो चीजें हैं एक ही सवाल के अंदर, क्वाइन भी है और डाई भी है। जब मैं क्वाइन को फ्लिप करता हूँ तो उसमें दो आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। और जब डाइस को रोल करते हैं तो 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 ये जो नंबर आते हैं, राइट। अब हमने कल पढ़ा था कि जब भी एक ही सवाल के अंदर दो चीजें होंगी, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, तो हम उसको उसमें क्या यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी डायग्राम यूज करेंगे। अब देखो ए बी सी में उसने कहीं भी तुमसे पॉसिबिलिटी डायग्राम नहीं बनवाई, लेकिन मैं तब भी बना रहा हूँ ताकि उससे आसान हो जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते कैसे थे यार, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली और एक यहाँ बना ली। मेरे पास एक चीज क्या है, क्वाइन है, क्वाइन के आउटकम क्या है, हेड और टेल। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक दफा हेड, एक दफा लिख लिया टेल। उसके बाद अगली चीज क्या है बेटा, मेरे पास डाइस है, उसका आउटकम लिख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आउटकम आ गए। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रही है, एक दफा हेड आएगा और उसके ऊपर 1 होगा, तो यहाँ पे एक आउटकम मेरे पास बन सकता है कि 1 आए और साथ में हेड आए, फिर हो सकता है 2 आए और हेड आए, फिर हो सकता है 3 आए और हेड आए,
फिर हो सकता है 4i और हेड आए, फिर 5i और हेड आए, और फिर 6i और हेड आए, राइट। इसके बाद अगर इसमें अगली आउटकम मेरी क्या बन सकती है कि टेल आए और साथ में 1 आए, तो 1 और टेल आए, फिर 2 आए और टेल आए, और फिर 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल और 6 टेल। ठीक है, अच्छा जस्ट फॉर क्लैरिटी, ये 1 हेड और 1 टेल का मतलब ये नहीं है कि एक दफा हेड आ रहा है और एक दफा टेल आ रहा है, नहीं। इसका मतलब है कि हेड आया है क्वाइन में और डाइस में क्या है, 1 आया है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स के ऊपर। अब देखो पार्ट ए में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड एंड अ 6, कि हेड भी आए और 6 भी आए। तो ये कितनी दफा हो रहा है पॉसिबल, कितनी दफा पॉसिबल हो सकता है इसमें, एक ही दफा हो रहा है, एक ही चांस है इसका। 6 आए और हेड भी आए तो सिर्फ 1 चांस है, और टोटल आउटकम कितने हैं बेटा, 12 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आउटकम्स है। तो पार्ट ए का आंसर क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। किसी को कोई मसला इस पार्ट में तो पूछ लो। अहद, अब्दुल्ला, कोई मसला इस पार्ट में। बी पार्ट, ओके बी पार्ट पे आते हैं। अ हेड एंड एन इवन नंबर। अब बोल रहा है कि हेड आए और साथ में होना क्या चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो हम अपनी पॉसिबिलिटी डायग्राम में आए और हमने देखा कि कहां कहां पे ऐसा हो रहा है कि जो हेड की लाइन है उसमें इवन नंबर भी साथ साथ है। जी बेटा, कितनी दफा हो रहा है कि हेड और इवन नंबर आ रहा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 3 चांसेस हुए और टोटल आउटकम कितने हैं, 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/12 हो जाएगी। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 1 जा और 4 जा, तो 1/4। उसके बाद सी में क्या बोल रहा है कि टेल आए और साथ में स्क्वायर नंबर हो। तो अब टेल की लाइन में आ जाओ और उसमें देखो स्क्वायर नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो एक आपका यहाँ पे आ रहा है 1, 1 इज अ स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर इज 1, राइट। तो एक चांस ये हो गया और एक चांस ये 4 हो गया। तो यानी 2 चांसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि टेल आए और उसके साथ स्क्वायर नंबर हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/12। तो ये 1 जा और 6 जा, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6 होगी। कोई मसला इसमें। अब यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाई, तो मुझसे आसानी क्या हो गई, मैंने डायरेक्ट एक दफा काम किया और फिर वैल्यूज देखनी पड़ी। नहीं तो मुझे हर सवाल के अंदर वापस से पूरी कॉम्बिनेशन अपने दिमाग में बनानी पड़ती कि यार एक दफा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उससे क्या हुआ, पॉसिबिलिटी डायग्राम से मेरे लिए आसानी क्रिएट हो गई। ठीक है, अच्छा बाकी जिसने अमल और इनायत सवाल को लाजमी रिकॉर्डिंग में शुरू से देखा तो मैं समझ आ जाएगा। 4 पे आता है। अब देखो क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एट अ सर्टेन स्कूल पासिस द फाइनल फिजिक्स एग्जाम इज 0.7। यानी फिजिक्स को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी उसने, 0.75 दे दी, 0.75। ठीक है, अभी बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं पास करने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0.75 थी, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि किसी तरह के फेल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.25 होगी। अब अगर किसी की समझ नहीं आई तो पूछ लो कि 0.25 कैसे आई। ठीक है, अब बात समझना, मैंने क्या बताया था बेटा, प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है, हमेशा 1 के बराबर होती है। अब 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी अगर है तो बात समझना, अगर पास करने की 0.75 है तो बस उसका उल्टा क्या होता है, फेल होता है। तो हमने क्या बोला, अगर मुझे फेल की चाहिए तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस 0.75 करो, आंसर क्या आएगा, 0.25। तो वो फेल करने की हो गई। क्लियर है ये बात। तो ये मेरा किसका डेटा था, फिजिक्स का डेटा था, फिजिक्स पास करने का और फेल करने का डेटा बना। फिर आगे उसने मुझे सवाल में एक और बात बोली है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एट दिस स्कूल पासिस द फाइनल मैथ एग्जाम इज 0.8। तो यानी कि मैथ्स को पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8 है। तो पास करने का उल्टा क्या होता है, फेल होता है। तो फेल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। सही है, इनाया, अमल, अहाद, अब्दुल्ला हसन, 5 के 5 बताओ बेटा, इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला।
ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट एट हिज स्कूल पासेस बोथ एग्जाम। पासेस बोथ एग्जाम अगर मुझे सॉल्व करना है तो बेटा एक बात समझना, बोथ एग्जाम का मतलब क्या है, उसने मैथ्स भी पास किया एंड फिजिक्स भी पास किया। ठीक है, दोनों पेपर्स पास कर लिए। तो मैथ्स पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.8 थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.8। फिर मैंने कल क्लास में बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर एंड है बीच में, तो एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लाई। और फिजिक्स को भी पास किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 0.75। अब 0.8 इंटू 0.75 करो, आंसर क्या आ रहा है, 3/5। 3/5, ये भी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट बोल रहा है पासेस नीदर ऑफ द एग्जाम। नीदर एग्जाम पास नहीं किया, यानी कि मतलब क्या है, दोनों फेल हो गए। फिजिक्स भी फेल हो गया और मैथ्स भी फेल हो गया। तो हम आए यहाँ पे बी पार्ट में, हमने बोला मैथ्स एंड फिजिक्स फेल, दोनों फेल कर दिया उसने। तो मैथ्स फेल करने के चांसेस कितने थे उसके, 0.2 थे, एंड बीच में आ गया तो मल्टीप्लाई। और फिजिक्स फेल करने के चांसेस कितने थे, 0.25। क्या आंसर आ रहा है, जी 0.2 into 0.25 इज, क्या हो गया बता दो, 1/20। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। बोल रहा है पासेस एग्जैक्टली वन ऑफ द एग्जाम्स। अब उसने बोला कि कोई एक एग्जाम पास हुआ है। बेटा कोई एक एग्जाम पास होने में ये भी हो सकता है कि वो फिजिक्स पास कर ले और मैथ्स फेल हो जाए, या तो ये भी हो सकता है कि वो मैथ्स पास कर ले फिजिक्स फेल हो जाए। ठीक है, दो चांसेस हुए आपके। तो आपने इसमें देखो करना क्या है, सी पार्ट पे अगर मैं आऊं तो हमने पहले बोला कि हो सकता है कि वो मैथ्स पास हो जाए एंड फिजिक्स फेल कर ले। एक चांस तो ये है, या तो दूसरा चांस क्या हो सकता है, और दूसरा चांस ये हो सकता है कि वो मैथ्स फेल कर ले एंड फिजिक्स पास कर ले। ठीक है, तो आपने सवाल में देखना होता है कि वो आपसे कॉम्बिनेशन बनवा रहा है क्या बना रहा है। तो ये दो चीजें अलग अलग बन गई। अब इधर आओ, मैथ्स पास करने के चांस कितने थे, 0.8 था सवाल में। ठीक है, तो हमने बोला 0.8, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिजिक्स फेल कर रहा है, तो फिजिक्स फेल करने के चांस देखो यहाँ पे क्या है, 0.25। तो आप क्या लिखोगे, 0.25 लिखोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने और क्यों मेंशन किया है, जब आपके पास एक कॉम्बिनेशन के बाद दूसरी कॉम्बिनेशन बन रही हो, तो आप दोनों कॉम्बिनेशन को अलग अलग निकाल के प्लस कराते हो। तो मैंने यहाँ पे तभी और लिखा है, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और मैथ्स फेल एंड फिजिक्स पास की अलग से कॉम्बिनेशन है, तो उसका अलग बनेगा। तो मैथ्स फेल करने के चांसेस थे हमारे 0.2, मल्टीप्लाई बाय फिजिक्स पास करने के चांसेस कितने थे, 0.75 थे। ठीक है, अब आंसर निकाल लो जरा, 0.8 इंटू 0.25 क्या आ रहा है, 1/5 प्लस 0.2 इंटू 0.75 करोगे तो क्या आ रहा है, 3/20। इनको ऐड करा लेंगे, तो ऐड करा दो, 7/20 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन कि सर यहाँ पे प्लस क्यों आया, इनाया? ठीक है अब्दुल्ला, यहाँ पे प्लस इसलिए आया बेटा, ऊपर वाले ए पार्ट में आओ, यहाँ पे मेरी एक ही कॉम्बिनेशन थी। ठीक है, जब एक कॉम्बिनेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं उसके बीच में। लेकिन जब मेरी एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो, जैसे इस सवाल में था, एक कॉम्बिनेशन यहां बनी, एक कॉम्बिनेशन यहां बनी,
तो जब भी दो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज के बीच में प्लस आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई तीसरी कॉम्बिनेशन भी आ रही होती तो मैं यहाँ पे भी बीच में प्लस लगाता और फिर इन तीनों के आंसर्स को ऐड कराता। कॉम्बिनेशन चेंज, इसमें मुझे सी पार्ट में देखो उसने क्या बोला है, पासिस एग्जैक्टली वन ऑफ द एग्जाम। उसने इसने पेपर कितने दिए थे, फिजिक्स दिया था और मैथ दिया था, बोल रहा है कोई एक पास हो सकता है। तो पहले हमने बोला कि ठीक है अगर फिजिक्स पास हुआ तो मैथ्स फेल हो गया, एक कॉम्बिनेशन मेरी ये बन गई। लेकिन उसने तो नहीं बोला कि फिजिक्स पास होना जरूरी है, हो सकता है वो फिजिक्स फेल कर जाए मैथ्स पास कर जाए, तो दो कॉम्बिनेशन बन गई। तो यहाँ पे हमने वही किया है, तो पहले एक कॉम्बिनेशन का आंसर निकाला, फिर दूसरे कॉम्बिनेशन का आंसर निकाला और उन दोनों को ऐड करा दिया। चलो क्लियर है अब्दुल्ला? अब क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या बोल रहा है, थ्री फेयर कॉइन आर टॉस्ड। अब तीन कॉइन्स आ गए, फेयर कॉइन। अच्छा अगेन फेयर कॉइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं कॉइन पे आऊं, ठीक है, कॉइन पे दो चांसेस होते हैं आपके आने के, एक हेड आ सकता है अगेन और एक टेल आ सकता है। बेटा अगर मैं बोलूं कि एक कॉइन मैंने उछाला उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बता सकता है? 1/2 होगी। कैसे होगी बेटा, टोटल आउटकम कितना है, या तो हेड या तो टेल, तो 2, और हेड आने के चांसेस कितना है, एक, तो 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गई और 1/2 ही मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी होगी अगर फेयर क्वाइन है। तो यहाँ पे ये क्वाइन फेयर ही है, ये देखो। इसलिए उसने मुझे आगे जाकर खुद बताया भैया, फॉर ईच क्वाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड इक्वल्स टू 1/2, यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की भी 1/2 है। आगे क्या बोल रहा है, शो दैट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग थ्री हेड इज इक्वल टू 1/8। यानी कि बोल रहा है कि जब मैंने तीन के तीन क्वाइन को टॉस किया, उछाला हवा में, तो मेरे पास तीनों दफा हेड आया। हमें ये शो कराने के आंसर क्या है, 1/8 आए। अभी कैसे आ रहा है इस बात को समझना बेटा। यहाँ पे अगर ए पार्ट है, मैंने पहला कॉइन टॉस किया हेड आया, मैंने दूसरा कॉइन टॉस किया फिर से हेड आया, मैंने तीसरा कॉइन टॉस किया फिर से हेड आया, ऐसा ही है। अब बेटा पहले कॉइन अगर मैंने टॉस किया हेड आ रहा है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, तो आई राइट 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 अगेन हेड है, और फिर से जब मैंने हेड वापस लाना है तो फिर से मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो जब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो दिस विल बी 1/8। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखो, अब बोल रहा है अगेन सेम चीज, फाइंड द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग थ्री टेल्स। कि जब हमने तीन दफा कॉइन को उछाला तो तीनों दफा टेल आया, तो हमने अगेन काम क्या करना है, बी पार्ट में आए, पहला टेल आया, फिर दूसरे कॉइन में टेल आया और फिर थर्ड कॉइन में भी टेल आया। बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 ही है, उसका सवाल बताया हुआ है। तो 1/2, फिर मल्टीप्लाई में अगले में अगेन 1/2, फिर मल्टीप्लाई में अगेन 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विल बी 1/8। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला आहत, कोई मसला? नहीं, ठीक है। बी पार्ट पे आते हैं। अब बोल रहा है वन वे इन विच टू हेड एंड वन टेल कैन बी ऑब्टेन्ड कैन बी रिटेन एज हेड हेड टेल। यानी बोल रहा है कि जब मैंने कॉइन को उछाला तो दो हेड आएंगे और एक टेल आएगा। तो बोल रहा है हम इसको लिख सकते हैं कि पहली दफा में हेड आया, दूसरी दफा में हेड आया, तीसरी दफा में टेल आया, तीसरे कॉइन में, ठीक है। बोला यूज सिमिलर रोटेशंस, राइट डाउन द अदर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग टू हेड एंड वन टेल। ठीक है, बोले और क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है। एक बात समझना बेटा, यहाँ पे मैं बी पार्ट पे कॉपी कर ले रहा हूँ। उसने एक कॉम्बिनेशन मुझे दी है, हेड हेड टेल, ठीक है। यहाँ पे थर्ड कॉइन में टेल आया है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कह दूं कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे कॉइन जब उछाल तो उसमें हेड आए? ऐसा हो सकता है ना? फिर ये भी हो सकता है कि मैं बोल दूं कि पहले कॉइन उछाला तो उसमें टेल आया, फिर हेड आया और फिर हेड आया, राइट? ठीक है, उसने मुझे बोला है कि दो हेड चाहिए, इसलिए मैं बार बार दो हेड रिपीट कर रहा हूं और एक टेल चाहिए।
तो ये मेरी कॉम्बिनेशन बनी। क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन सकती है? और कोई तरीका हो सकता है? नो। तो उसको मुझसे सवाल है तभी क्या बोला था, एक मैंने दे दी आपको, अगली दो अदर टू आप निकाल के दे दो, तो हमने दे दी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आओ। बोल रहे व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टू हेड एंड वन टेल। तो बोल रहा है आपके दो हेड आने की और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब मुझे वो निकाल के दिखाओ। अब बेटा एक बात समझना, हमने बोला दो हेड और एक टेल आने की तीन तरीके हैं, तो एक दो और तीन है। आप क्या करोगे, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर इसकी निकालोगे और इसकी निकालोगे, और जब तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन थे तो हम क्या करते हैं, तीनों के आंसर को ऐड कर देते हैं, राइट। तो पहले वाले पे आते हैं। अब पहले वाले में देखो यहाँ पे हेड आना है, तो हेड आने के चांस कितना था, 1/2 थी प्रोबेबिलिटी, तो हमने बोला 1/2, फिर मल्टीप्लाई में अगेन हेड तो 1/2 और इनटू टेल, तो टेल की अगेन 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आ गए हम। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हेड टेल हेड है, तो हेड आने के चांस कितना है 1/2 इंटू टेल आने का चांस 1/2 इंटू हेड आने का चांस अगेन 1/2, तो ये अगेन 1/8 आ जाएगा। और फिर लास्ट वाले में भी अगेन 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 1/8। आपके पास तीन आंसर्स आ गए, लेकिन तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। अगेन क्या करेंगे, इनके आंसर्स को ऐड करोगे आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, क्या आंसर आ रहा है 3/8 आ रहा है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ ऑब्टेनिंग टू हेड एंड अ टेल। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके ट्री डायग्राम में भी काम आएंगे बेटा। इनाया क्लियर है? अमल? यस सर। ओके, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वन हेड एंड टू टेल्स। अब उसने सवाल चेंज कर दिया, पहले दो हेड थे अब वन हेड कर दिया है, और वन टेल था अब टू टेल कर दिया। तो बेटा पहले मुझे अपने कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि वन हेड और टू टेल आने के चांसेस कितने हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। तो हमने बोला हमें चाहिए क्या बेटा, वन हेड चाहिए और वन हेड टू, वन हेड टू टेल्स। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैंने जब कॉइन फ्लिप करना है, तो अगर मुझे ये दोनों चीजें कंप्लीट करनी है, तो हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आ जाए, फिर दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, और तीसरे कॉइन में भी टेल आ जाए, तो वन हेड एंड टू टेल आ गए। पर जरूरी तो नहीं है कि यही हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल आए, दूसरे में हेड आए, और तीसरे में टेल आ जाए। फिर ये भी हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए, और तीसरे में हेड आ जाए, राइट। ये तीन कॉम्बिनेशन बन गई। क्या और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर तीनों के कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी को ऐड करा देंगे। तो बेटा यहाँ पे वन हेड आने, पहला हेड आना है तो 1/2 चांस था, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/8। क्या मेरे बाकी तीनों के भी 1/8 ही आ जाएंगे? सही, क्योंकि सब में सेम ही नंबर रिपीट होना है। तो यहाँ पे अगेन मेरा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 क्रिएट हुआ है, जो कि आंसर क्या दे देगा 3/8 ही दे देगा। क्लियर है? अच्छा मैंने ये स्टेप नहीं किया, अगर किसी को मसला तो बता दो, मैं कर दूं। आना सब जगह यही सेम ही था, इसलिए मैंने नहीं किया। आगे चले। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू ट्री डायग्राम। बेटा ट्री डायग्राम क्या होती है, जब आपके दो इवेंट साथ साथ चल रहे होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो आप उसको ट्री डायग्राम में बनाते हो। ठीक है, अब ट्री डायग्राम से पहले अगेन मैं एक कॉन्सेप्ट वापस अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक दफा वापस डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अली गोइंग टू स्विम इज 0.6, कि अली जो है वो स्विम करने जाएगा 0.6। ठीक है, अब अगर अली स्विम करने जा रहे तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, कि वो स्विम करने नहीं जा रहा।
राइट राइट। तो हम, हाँ बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अली नॉट गोइंग टू स्विम इज 0.4। ठीक है, 0.4 कैसा आया फॉर दोस्त, इसको समझ आया कि वन, हमने बताया टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है बेटा, ये 0.6 था, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, 1 माइनस 0.6, 0.4 आ जाए। ठीक है, तो ट्री डायग्राम में आपको वो हमेशा एक चीज की प्रोबेबिलिटी देगा, उसके अगले चीज की प्रोबेबिलिटी आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। अब ये वाला सवाल देखते हैं, बल्कि मैं एक सवाल खुद लिख रहा हूँ, एक रैंडम क्वेश्चन, रुकना। लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ अली गोइंग टू प्ले is 0.3, and if he went to play, so the probability of doing dinner is 0.8। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसने दे दिया मुझे, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अली जो है वो अगर खेलने जाएगा तो 0.3 है, और अगर वो खेलने गया तो वो डिनर करने करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8। तो बेटा इस सवाल के अंदर दो इवेंट है, एक क्या है कि वो खेलने जाएगा, दूसरा क्या है कि वो डिनर करेगा। अब एक बात समझना, अगर यहाँ पे हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अली गोइंग टू प्ले 0.3, तो अली खेलने नहीं जाएगा, नॉट टू प्ले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.7, राइट। इसी तरह यहाँ पे अगर वो बोल रहा है कि वो अगर खेलने गया तो वो डिनर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। पर अगर वो डिनर नहीं करेगा, नो डिनर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.2। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन बोल रहा है इसका ट्री डायग्राम बना के दो, ड्रॉ ट्री डायग्राम। अब डायग्राम बनाते कैसे, सबसे पहले आपने देखना है इवेंट कितने हैं, तो हमने बोला दो इवेंट थे, एक खेलने जाने का। ठीक है, सबसे पहले आपने बनाया सबसे पहली चीज हुई क्या, खेलने जाना है, तो हमने बोला ठीक है दो लाइनें बना लो, खेलने जाना है, और उसका ऑपोजिट क्या था, खेलने नहीं जाना। दो ऑप्शन थे, तो हमने यहाँ पे बोल दिया P फॉर प्ले, NP फॉर नो प्ले, यानी खेलने गया और नहीं खेलने गया। खेलने जाने के चांसेस कितने थे, 0.3 था। तो हमने इसकी जो इसकी ब्रांच है, इसको हम ब्रांच कहेंगे, ठीक है, ट्री का ब्रांच, ट्री की ब्रांच है, तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी जाने की, खेलने जाने की प्रोबेबिलिटी 0.3 थी, हमने यहाँ लिख दी। और ये वाली जो ब्रांच है वो ना खेलने जाने की है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.7, हमने यहाँ पे 0.7 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब वो खेलने जाएगा तो अगला इवेंट क्या आता है, वो डिनर करेगा, और उसका ऑपोजिट क्या था, डिनर नहीं करेगा, तो दो चांसेस थे। तो हम यहाँ से फिर से एक ब्रांच बनाएंगे, दो बनाएंगे, दो चांसेस हैं कि वो डिनर करेगा और वो डिनर नहीं करेगा। ठीक है, ND फॉर नो डिनर, शॉर्ट फॉर्म लिखी है। अब अगर वो खेलने गया है, ये वाली ब्रांच जो बता रही है, ये वाली जो ब्रांच है वो किस चीज की है, कि अगर वो खेलने गया है तो वो डिनर करेगा, और उसके चांस कितने लिखे थे हमने, ऊपर 0.8 लिखे थे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि वो खेलने गया है और वो डिनर नहीं करेगा, खेलने गया लेकिन डिनर नहीं करेगा, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.2 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब एक बात, अब यहाँ पे देखो, अगर वो नहीं भी खेलने गया तो मुझे यहाँ तब भी ब्रांच बनानी पड़ेगी दो, फॉर डिनर। तो डिनर के दो ब्रांचेस थी कि डिनर करेगा और डिनर नहीं करेगा, डिनर नो डिनर। अब क्या सवाल में मुझे उसने कहीं पे ये बताया है कि अगर वो खेलने नहीं गया तो डिनर करने और ना डिनर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या सवाल में मैंने कहीं लिखा है ये, सवाल में तो सिर्फ जो प्रोबेबिलिटी डिनर की दी हुई है वो तो इस बात की दी है कि वो खेलने अगर गया तो खाएगा या नहीं खाएगा, लेकिन नहीं खेलने गया तो उसका तो कुछ बताया हुआ ही नहीं है, राइट। ऐसा ही है, क्या लिखा हुआ है कहीं, नहीं लिखा हुआ, राइट। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, बट इफ ही डज नॉट go to play, so probability
of having dinner will be 0.1। तो हमने बोला कि अगर वो खेलने नहीं जाएगा तो डिनर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.1। तो ये वाला जो डिनर का ब्रांच है वो किससे जा रहा है, नो प्ले से। तो इस वाले ब्रांच प्रोबेबिलिटी है 0.1, हमने लिख दिया 0.1। अब अगर सवाल मुझसे बोल दिया कि नहीं खेलने जा रहा तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है। अगर नहीं खेलने जा रहा और डिनर नहीं करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बता सकता है? 0.9 होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्या कह रहे हो? 0.1 मैंने यहाँ पे भी लिखा सवाल में, देखो हमने बोला बट इफ ही डज नॉट गो टू प्ले सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिनर विल बी 0.1। क्या अगर वो खेलने नहीं गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0.1 लिख दिया। और यहाँ पे अगर 0.1 है तो नो डिनर की कितनी हो जाएगी, 0.9 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने नो डिनर की लाइन में 0.9 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? सारे बताओ सब एक एक करके। ट्री डायग्राम बनाना कुछ समझ आई थोड़ी बहुत? अभी हम बनाएंगे, वैसा और कोई मसला नहीं है। कुछ बेसिक समझ आई? अब इसी के अंदर पार्ट होंगे। अब इसके अंदर पार्ट क्या होगा? डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, इस सवाल के अंदर नहीं है। अगर वो 3 दफा बनवा रहा होगा तो फिर अलग है, वो हम देखेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसका पार्ट 2 आपसे कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अली goes या अली went to play and had dinner। ठीक है, अब आपने बेटा ट्री डायग्राम की प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? 2 इवेंट होंगे इसमें, देखो अगेन जरूरी नहीं है दो। इस सवाल में पहले क्या है कि वो खेलने गया है। अब देखो यहाँ पे खेलने जाने के ऊपर, यहाँ पे खेलने वाली 2 ब्रांचेस थी, एक ये थी और एक ये थी। तो ये जो पहली वाली ये प्ले की है, ये वाली नो प्ले की है। तो अगर वो खेलने जा रहा है तो हम ये वाली ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद डिनर भी करना है, तो डिनर की ब्रांच कौन सी है, ये वाली। सही है, तो आप क्या करोगे, आप ब्रांचेस सेलेक्ट करोगे और उनकी प्रोबेबिलिटी को लिखोगे। और ये जो है मेरा एक ही कॉम्बिनेशन है, कोई अलग कॉम्बिनेशन तो है नहीं। तो आप करोगे क्या, अगर खेलने गए तो 0.3 प्रोबेबिलिटी थी, आपने लिख दिया 0.3 मल्टीप्लाई बाय डिनर करने जा रहे हैं तो डिनर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। so 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.8, आंसर आ जाएगा 0.24। ठीक है, यू नीड टू टेक द ब्रांचेस। आपने डिसाइड करना है इवेंट से कि कौन सी ब्रांच पे बनाना है। इसी तरह अगर थर्ड पार्ट में आपसे बोलना है कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट अली did not went to play and did not had dinner। कि वो खेलने भी नहीं गया और डिनर भी करने गया, डिनर भी नहीं किया उसने। सही है, तो कौन सी ब्रांच से सेलेक्ट करूंगा मैं इसमें? अगर वो खेलने भी नहीं जा रहा और डिनर भी नहीं कर रहा तो कौन से वाले में हो रहा है ऐसा? 0.7 एंड 0.9। ठीक है, ये वाली ब्रांच है आपकी पूरी। तो हम क्या बोलेंगे, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.9 विच विल बी 0.63। सही है, इनाया क्लियर है बेटा? चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, अब बोल रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अली सवाल और अली दैट अली हैड डिनर। अब वो बोल रहा है बस प्रोबेबिलिटी निकालो कि अली ने डिनर किया। अब वो ये नहीं बोल रहा कि वो खेलने गया या नहीं गया, बोला डिनर करा, बस ये बता दो कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। बेटा ऊपर टी डायग्राम पे आओ। अब तुम्हारा प्ले और नो प्ले से कोई ताल्लुक नहीं है।
यहाँ वाली ब्रांच पे आ जाओ, इसमें डिनर कितनी जगह पे हो रहा है? 0.1। एक आपकी ब्रांच जो आ रही है वो आ रही है ये वाली 0.1 वाली अब्दुल्ला ने बताई, और कौन सी जगह पे डिनर हो रहा है? नहीं, 0.3 पे तो प्ले है, प्ले का गलत है। 0.8 दूसरी डिनर वाली ब्रांच ये रही। तो सिर्फ क्या देख रहे हैं डिनर कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसने सिर्फ डिनर की बात की, प्ले और नो प्ले की नहीं की। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जब भी इस तरह का केस आएगा जिसमें बाद वाली ब्रांच सिर्फ सेलेक्ट हो रही होगी, तो आपने क्या करना होगा, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल पहले इस वाली ब्रांच पे बात कर, तो आपने इसकी जो ब्रांच है 0.8 है, और वो शुरू किससे हो रही है? इस वाली ब्रांच से। तो आपको इसके पीछे वाली ब्रांच भी लेनी है, डेल्टा स्टार्टिंग पॉइंट तक जाना होता है आपने हमेशा। जो भी ब्रांच है, अगर सिर्फ सेकंड वाली भी कंसिडर कर रहे हो डिनर की, आपने जाना पूरे सेकंड तक है, पूरे स्टार्ट तक, आई मीन सॉरी, ठीक है। तो 0.8 तो इसकी है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी? प्ले वाली, और प्ले की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। इसी तरह अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 0.8, ठीक है। और एक बात बताओ, फिर दूसरी कॉम्बिनेशन यहाँ बन रही है, ये अब कॉम्बिनेशन चेंज हो गई। तो जब कॉम्बिनेशन चेंज होती है तो बीच में क्या लगता है? प्लस। फिर अब जब ये वाली डिनर की ब्रांच देख रहे हो, तो अगेन में इसकी ब्रांच की वैल्यू क्या है? 0.1, लेकिन इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नो प्ले। तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट तक जाओगे तो इस ब्रांच की वैल्यू क्या है? 0.7। तो दिस विल बी 0.1 इंटू 0.7। ये बात समझ आई कि आपने जाना कहां तक है? बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तक जाना है, अगर सेकंड ब्रांच से भी देख रहे हो तो। अगर आप में से कोई कंफ्यूज है तो एक बात ये समझ लो, अगर मैं कहता कि डिनर की ये वाली ब्रांच ले रहा हूं, ठीक है, तो आप बोलते 0.1 तो ठीक है, पर सर हमने 0.3 क्यों नहीं लिया? बेटा 0.1 वाली जो ब्रांच है डिनर की, उसका स्टार्टिंग पॉइंट प्ले वाला नहीं था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नो प्ले वाला था, तो हमने इसलिए इसकी वाली ब्रांच 0.7। किसी को मसला है तो पूछो। अगर किसी को इस बात में मसला है कि यहाँ प्लस आया, क्यों आया प्लस, ये सब समझ आ गई? क्योंकि कॉम्बिनेशन चेंज हो गई, ब्रांच चेंज हो जाती है, तो जब ब्रांच चेंज हो गई तो प्लस आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.3 इंटू 0.8 करोगे तो आंसर आएगा 0.24, प्लस 0.1 इंटू 0.7 करोगे तो आंसर आएगा 0.07, आई गेस। और इनको ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 0.31। कोई कंफ्यूजन भाई? इस क्वेश्चन का, दैट अली हैड डिनर। इसी तरह मैं सिर्फ समझाने के लिए एक सवाल इसकी एक और कर देता हूं कि हम पांचवा बोल सकते हैं। उसने बोला अली डिड नॉट हैड डिनर, कि डिनर नहीं किया। अब उसने मुझे डिनर नहीं करने की बात कर रहा है, तो अगेन वो प्ले नो प्ले की कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, हमारा ताल्लुक किससे? नो डिनर से। अच्छा, इस स्लाइड को हटा देते हैं। अब नो डिनर कहाँ कहाँ पे है बेटा? दो जगहों पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो हमने बोला दो कॉम्बिनेशन बन गए, लेकिन नो डिनर की जो पहली ब्रांच है वो 0.2 है, पर हम इसको सिर्फ 0.2 नहीं लेंगे, हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है कि नो डिनर की ब्रांच ये रही 0.2, और ये कौन सी ब्रांच से स्टार्ट हुआ था? प्ले वाली। तो प्ले वाली की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। तो ये क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 0.3। फिर हमने बोला एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो जब कॉम्बिनेशन चेंज हो गया तो बीच में क्या लग गया? प्लस, क्योंकि ऐड कराते हैं। और फिर दूसरी कॉम्बिनेशन नो डिनर की यहाँ पे बन रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9। लेकिन हम इसके पूरे स्टार्टिंग पॉइंट तक जाएंगे, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी वाली ब्रांच है? ये वाली ब्रांच है, नो प्ले वाली, जिसकी वैल्यू क्या है? 0.7। दिस विल बी 0.9 इंटू 0.7, ठीक है। सॉल्व करेंगे अगर, तो दिस विल बी 0.2 इंटू 0.3 विल बी 0.06, प्लस 0.9 इंटू 0.7 विल बी 0.63, और जब इसको आप ऐड कराओगे तो दिस विल बी 0.69। अब्दुल्ला क्लियर है? इनाया, हसन? ठीक है। अगला सवाल आप लोग के नाम होने वाला है, सोच सोच के बोलो। तीनों की लेते, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू अज्यूम, ताकि अब्दुल्ला का क्वेश्चन आंसर हो जाए। एक और ब्रांच बनती यहां से, ठीक है। और अगर मेरे सवाल के हिसाब से मैं ये वाली ब्रांच सेलेक्ट कर रहा होता, ठीक है, तो मैं क्या करता? मैं इस वाली ब्रांच को भी लेता, फिर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी ब्रांच थी? ये वाली, तो ये भी लेता, और इसकी स्टार्टिंग ब्रांच क्या थी? ये वाली। तो एंड तक, बिल्कुल स्टार्ट तक जाते, तो हम ये यहाँ वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तीनों लेते, ठीक है।
अच्छा, अब देखो ये वाला सवाल आ जाओ। अच्छा, आई विल बी एंडिंग क्लास टिल अराउंड 5:15। किसी और की क्लास तो नहीं है? किसी की हो तो मुझे बता देना, देख लेते हैं। चलो ये वाला सवाल एक दफा खुद से पढ़ लो, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूंगा, फिर आप लोग ने सॉल्व करना है। जिसको समझ आता है डायरेक्ट वो सॉल्व करना शुरू कर दो। पहले एक दफा पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ इसको। जी भाई, पढ़ लिया? चलो आओ। अब बोला एवरी सैटरडे मॉर्निंग एंड्रयू इधर गो स्विमिंग और ही प्लेस गोल्फ। या तो स्विमिंग जाता है या तो गोल्फ जाता है, तो दो असल इवेंट है आपके पास सवाल में। ठीक है, तो हमने बोल दिया भाई स्विमिंग है और गोल्फ है। आगे क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी दैट एंड्रयू गो स्विमिंग इज 0.55। तो 0.55 उसने प्रोबेबिलिटी दे दी है। अब एक बात बताओ, अगर स्विमिंग पे नहीं गया, या तो स्विमिंग पे जाता है तो गोल्फ पे जाता है, तो अगर स्विमिंग पे नहीं गया तो यानी कि गोल्फ पे जाएगा। तो गोल्फ पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इनाया बताओ। सॉरी सर, दोबारा से बोलो। सवाल में उसने मुझसे बोला है कि एंड्रयू जो है वो या तो स्विमिंग पे जा रहा है या तो गोल्फ पे जा रहा है। अब उसने बोला स्विमिंग पे जाने की चांसेस 0.55 है, प्रोबेबिलिटी है। तो अगर स्विमिंग पे नहीं गया तो गोल्फ जाएगा, तो गोल्फ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.45। यस, क्योंकि 1 से माइनस करा दिया, ऑपोजिट 0.45 हो गई इसकी। फिर अगले आते हैं, अब बोल रहे हैं एवरी सैटरडे आफ्टरनून ब्रेंडा इधर प्लेस गोल्फ और शी प्लेस टेनिस। अच्छा, दिस शुड बी गोल्फ। रुको, इसमें कोई प्रिंटिंग एरर है। वेट, इधर प्ले गोल्फ। अच्छा, ब्रेंडा है, ठीक है। वेट अ मिनट, सही है सही है सही है। एवरी आफ्टरनून ब्रेंडा इधर प्लेस गोल्फ और शी प्लेस टेनिस, द प्रोबेबिलिटी दैट ब्रेंडा प्लेस गोल्फ इज 0.6। ठीक है, अब उसने गोल्फ खेलना है या तो टेनिस खेलना है। गोल्फ की उसने प्रोबेबिलिटी दी थी 0.6 है, तो अगली चीज उसके ऑपोजिट क्या है, टेनिस। तो टेनिस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0.4 हो जाएगी। ठीक है, फिर अब उसने मुझे यहाँ पे बोल दिया कॉपी एंड कंप्लीट द ट्री डायग्राम। उसने मुझे ट्री डायग्राम बना के दिया हुआ है, देखो कैसे। एक उसने एंड्रयू की ब्रांच बनाई, तो यहाँ पे स्विम हो गया। एंड्रयू दो काम करता था, स्विम करता था या तो गोल्फ करता था। तो स्विम का दे दिया और दो दूसरी ब्रांच गोल्फ की बना दी। गोल्फ की प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है, तो हम बता चुके हैं यहाँ पे 0.45 है। आई राइट इट हियर 0.45। फिर उसने यहाँ पे दो, अब उसके बाद ब्रेंडा की बनाई। ब्रेंडा ने क्या करना है, स्विम करना है और टेनिस खेलना है। सॉरी, गोल्फ खेलना है और टेनिस खेलना है, तो गोल्फ की 0.6 दे दिया। यार इसमें कुछ, ठीक है ठीक है। यहाँ पे 0.6 किसकी है, गोल्फ की है, तो हम यहाँ पे उसने जो अंडरलाइन दिया हुआ है वो गोल्फ है। उसके बाद टेनिस की प्रोबेबिलिटी हम बता चुके 0.4 है फॉर ब्रेंडा। तो यहाँ पे टेनिस तो उसने मेंशन किया है, प्रोबेबिलिटी नहीं मेंशन की हुई, तो इसको हम 0.4 खुद लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे अगेन 0.6 दी हुई है इन द लाइन ऑफ ब्रेंडा, और ये किस चीज की है, गोल्फ की, तो हम यहाँ पे फिर से गोल्फ लिख देंगे। और फिर टेनिस है यहाँ पे, तो 0.4 है। ट्री डायग्राम क्लियर है? सिंपली वैल्यूज देखी हमने, ऊपर सॉल्व कर लिए थे, सिर्फ वैल्यूज लिखी है हमने। अब यहाँ पे क्या बोला है पार्ट 1 में, एंड्रयू गो स्विमिंग एंड ब्रेंडा प्लेस गोल्फ। कि एंड्रयू जो है वो स्विम करने जा रहा है, ब्रेंडा जो है वो गोल्फ खेलने जा रही है। तो ऐसी कौन सा ब्रांच है इसमें से जिसमें ये दोनों कंडीशन मीट हो रही है कि एंड्रयू स्विमिंग करे और ब्रेंडा गोल्फ खेले? 0.55। एंड्रयू को स्विम कराना तो हमने बोला 0.55, और ब्रेंडा को क्या खिलाना है, गोल्फ खिलाना है। तो ब्रेंडा किस पे गोल्फ खेल रहा है, इस वाले ब्रांच पे। तो यानी मुझे ये फर्स्ट वाली ब्रांच यूज करनी पड़ेगी।
तो मेरा आंसर क्या होगा 0.55 मल्टीप्लाई बाय 0.6, राइट। बताओ क्या आ रहा है आंसर इसका जरा। 0.33। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एंड्रयू एंड बैंड्रा बोथ प्ले गोल्फ, दोनों ने गोल्फ खेलना है, तो दोनों गोल्फ कहां पे खेलना है, कौन सी ब्रांच में, ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली या फोर्थ वाली। सही से देखो, सवाल बोल रहा है बोथ प्ले गोल्फ। अगर फर्स्ट वाली देखो तो फर्स्ट वाली में बैंड्रा तो गोल्फ खेल लिया, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट स्विमिंग है, एंड्रयू स्विम कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकती, थर्ड में हो रहा है। देखो यहाँ पे एंड्रयू भी गोल्फ, बैंड्रा भी गोल्फ खेल लिया और एंड्रयू भी गोल्फ खेल रहा है इसकी ब्रांच में, तो यानी वी नीड टू गो फॉर द थर्ड वन, ये वाली, ठीक है, गोल्फ एंड गोल्फ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लेंगे, ये ब्रांच 0.6 है और गोल्फ की तो ये वाली ब्रांच ले रहा हूँ, सेकंड्स की स्टार्टिंग क्या है 0.45, तो योर आंसर विल बी 0.45 into 0.6। अब्दुल्ला क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है 0.27। नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या बोल रहा है, एंड्रयू एंड ब्रेंडा डू नॉट डू द सेम एक्टिविटी, कुछ भी करें सेम एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो बेटा सेम एक्टिविटी अगर नहीं करनी तो एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि एंड्रयू स्विम कर रहा हो, ब्रेंडा गोल्फ खेल रही हो, राइट। तो यानी कि ये वाली, मैं इस वाली ब्रांच को ले सकता हूं अपनी, राइट। फिर क्या मैं सेकंड इस वाली ब्रांच को ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। इसमें क्या हो रहा है, एंड्रयू स्विम कर रहा है, बैंड्रा टेनिस खेल लिया है, ब्रेंडा, तो अगेन ये वाली भी एक्सेप्ट हो सकती है। फिर जो थर्ड वाली है वो कौन सी है, गोल्फ, गोल्फ की ये वाली हो सकती नहीं है क्योंकि दोनों सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर लास्ट वाली पे आ जाओ, इसमें क्या हो रहा है, ये टेनिस खेल रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट गोल्फ, तो गोल्फ है, सेम एक्टिविटी नहीं है, चेंज है, तो हम ये वाला भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी तीन मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गई सवाल में। हम क्या करेंगे, तीनों को निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, अब पहले वाली की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, ये वाली ब्रांच का मेरा 0.6 है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी जो स्टार्टिंग ब्रांच है वो ये वाली 0.55, तो 0.55 इंटू 0.6 हो जाएगा। फिर मेरी कॉम्बिनेशन चेंज होनी है आगे जाके, तो ये प्लस आ गया यहाँ पे। फिर सेकंड ब्रांच पे आ जाओ, यहाँ पे ये टेनिस वाली जो है इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 और इसके पीछे की जो ब्रांच है जो कितनी है 0.55, तो 0.4 इंटू 0.55, फिर प्लस, फिर लास्ट वाली ब्रांच देखो 0.4 है और ये जो टेनिस वाली ब्रांच है इसका पीछे, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से हो रहा है, इस वाले से, इसकी वैल्यू कितनी है 0.45, तो 0.4 इंटू 0.45, तो तीन वैल्यूज है, इन तीनों को निकाल के प्लस करते जाएंगे। तो 0.55 इंटू 0.6 जब हम करेंगे तो दिस विल बी 0.33 प्लस 0.4 इंटू 0.55 करो, आंसर क्या आ रहा है, टोटल 0.73। क्या बोल रहे हो, टोटल क्या आ रहा है, मैं सारे काउंट करके एक बार 0.73। ठीक है, तो जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 0.73। किसी को कोई भी मसला इस सवाल में तो बेटा बताओ, इस तरह के सवाल आपको पास पेपर्स में भरपूर दिखेंगे, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चंस। चलो अब आ जाते हैं इधर, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है एंड्रयू इज द ओनली वन हु इज गोइंग स्विमिंग, यानी कि ब्रेंडा जो है वो कुछ भी करे, स्विमिंग ना कर रही हो, राइट। अब अगर मैं ऊपर वाले सवाल में आऊं तो एंड्रयू के पास दो ऑप्शन थे, या तो स्विम करेगा या तो गोल्फ करेगा। अब बेटा अगर उसने बोला स्विमिंग करनी है तो यानी ये गोल्फ वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, मुझे सेलेक्ट तो इस वाली ब्रांच से ही करना है। अब जब मैंने इस ब्रांच में देखा तो हमने बोला हम सिर्फ एक पार्टी ले सकते हैं, हमें कंप्लीट सीरीज लेनी होती है पूरी। तो अब यहाँ पे ब्रेंडा के पास दो ऑप्शन, इसके कंटिन्यूएशन में ब्रेंडा के पास दो ऑप्शन है, गोल्फ और टेनिस। सवाल के हिसाब से ब्रेंडा कुछ भी करे, स्विम ना करे, राइट। तो यानी कि मैं ये दोनों ब्रांचेस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ,
स्विम की, एंड्रयू की स्विम की जो 2 ब्रांचेस हैं, जिसमें एक में ब्रेंडा गोल्फ खेल रही है, एक में टेनिस खेल रही है, तो ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही है सवाल से, क्योंकि उसने बोला था एंड्रयू सिर्फ स्विम करना चाहिए, तो मेरी सिर्फ तो मेरी ये फर्स्ट 2 ब्रांचेस एक्सेप्ट हो गई। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे भाई अगर हम पहले वाला ले रहे हैं, ये वाले ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 0.6 है और इसकी स्टार्टिंग 0.55 है, तो 0.6 इंटू 0.55 प्लस, फिर सेकंड ब्रांच पे आ जाओ 0.4 और इसकी स्टार्टिंग अगेन 0.55, तो 0.4 इंटू 0.55 प्लस करो, इनको आंसर बता दो क्या आ रहा है। 0.5 0.55, so this is your answer for the last part। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 5 मिनट आई वेट फॉर दोस्त जिनसे हो रहा है, और जिससे नहीं हो रहा मुझे पहले बता देना, ताकि मैं उससे पहले सॉल्व करना शुरू कर दूं। तो ये 14 ट्राई करो सारे, ट्राई सबने करना है। आई एम कमिंग बैक इन अ मिनट, आप लोग स्टार्ट करो ट्राई करना, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में।
ये किस किस से सवाल नहीं हुआ भाई, ये सबसे हो गया। ये हो गया। पार्ट ए हो गया है, ठीक है। हसन, अमल, इनाया कहाँ कहाँ पे हो? फिर मैं ठीक है। ठीक है, इनाया फिर पार्ट ए सॉल्व करें। सही है, और इनाया आप? फिर पार्ट पार्ट बी, पार्ट ए हो गया आपसे, वेरी गुड, सही है, गुड। पार्ट बी भी ट्राई करो, अच्छी बात है। अच्छा, हसन और अमल तो प्राइवेट है गैस। अब्दुल्ला और इनाया, आप लोग स्कूल जाते हो राइट? तो कल आप लोग की स्कूल टाइमिंग होती है या ऑफ होता है? आपका ऑन होता है ना? कल नहीं होता है ना, ठीक है। तो चलो, कल वी विल बी हैविंग एक्स्ट्रा क्लास अराउंड 11 और 12, आई विल कंफर्म दैट सुबह। चल कर लिए दोनों पार्ट्स। कर लिए हैं दोनों पार्ट्स, ठीक है। बाकी भी बताओ जल्दी जल्दी। एक मिनट, पार्ट बी करा दो, ठीक है। एक मिनट रुकना, अमल आपसे हो गया पार्ट बी आपका? ओके, एक मिनट, मुझे आंसर बताना, मैं जरा आंसर खोल लूँ भाई। आंसर बताओ दोनों क्या आ रहा है, एक है, तीनों बताओ। पहले हसन बताओ, हसन 10.5, सॉरी 10.5 बोलो, 14 का आंसर बताओ। ए 14 का एक ए आ रहा है 0.4, बी आ रहा है 0. सी आ रहा है 0. डी आ रहा है 0. ई आ रहा है 0.6. 14 की बी का आ रहा है 0.34. हसन तुम्हारी आवाज अटक गई थी यार, वापस से बोलना पड़ेगा। ए आ रहा है 0.4। जी, लाइक ए का ए हाँ समझ गया, उसके बाद बी का क्या आ रहा है? 0.7. ठीक है, सी का क्या आ रहा है? 0.3. बस सही है। अमल बताओ आंसर क्या आ रहा है डी और ई का, बल्कि डी का बताओ, अब्दुल्ला ई का बताओ। ठीक है, अब्दुल्ला ई का? ठीक है। अच्छा, बी पार्ट सॉल्व करना था अब्दुल्ला के लिए। अब बी पार्ट में बोल रहा है फाइंड द, बी और सी समझा दो। बी में क्या करना था हमें, 0.7 और 0.3।
अच्छा पहले मुझे सवाल सही से देखे दो। वर्कआउट द वैल्यू ऑफ लेटर। अच्छा उसने आपको दिया प्रोवाइड दैट शी विंस द फर्स्ट गेम इज 0.6 तो 0.4 हो गया, एंड प्रोवाइड दैट शी विंस द बोथ गेम इज 0.42। अब्दुल्ला आप देखो यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि 0.7 और 0.3 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो यानी मैंने यहाँ पे बोल दिया ये मेरा x है, राइट। अब उसमें जो सवाल में यहाँ पे एक चीज दी हुई है, बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विंस द, कहाँ गया, हाँ, द प्रोबेबिलिटी दैट शी विंस बोथ गेम इज 0.42। बोथ गेम विन करने का प्रोबेबिलिटी कौन सी वाली ब्रांच होगी, ये वाली होगी, फर्स्ट वाली। तो कहना है इससे कि ये मुझे बोल रहा है 0.6 इंटू 0.6 इंटू एक्स एंड इक्वल्स टू क्या दिया बस प्रोबेबिलिटी 0.42, राइट और रॉन्ग। ठीक है, फिर 0.6 से मल्टीप्लाई वाला के डिवाइड करा दो, तो 0.42 डिवाइड बाय 0.6 क्या होगा, 0.7 होगा। तो जब ये मेरा 0.7 हो गया तो इसकी जो सी है वो मेरा 0.3 खुद ब खुद हो जाएगा। क्लियर है अब्दुल्ला? अच्छा बी पार्ट पे आ जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट खुदरा विन एग्जैक्टली वन ऑफ दीज टू गेम्स। अब कोई एक गेम जीतना है, दोनों गेम जीतना जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ पे डी और ई भी बता दूं। अब डी और ई यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट खुदरा लॉसेस बोथ गेम इज 0.24। अब यहाँ पे बोथ गेम, अगर ये वाली मुझे मालूम बोथ गेम लॉस लूज हो रहा है, बोथ गेम लूज करने वाली कौन सी ब्रांच क्या बोल रहा है, वो ये वाली ब्रांच बोल रहा है, लास्ट वाली। तो कहना है इससे कि उसने मुझे यहाँ पे अगर बोला ये निकालो y है, तो 0.4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0.24, राइट। क्योंकि उसने मुझे बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग बोथ गेम, तो बोथ गेम वाली ब्रांच ये वाली है ना। तो अब आई कैन से कि क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0.24 अपॉन 0.4, तो ये क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो अगर ये मेरा 0.6 हो गया तो ऊपर वाली ब्रांच मेरी खुद ब खुद 0.4 हो गई। ठीक, अच्छा बी पार्ट पे आ जाता हूँ। तो बी पार्ट में क्या बोल रहा है वो, एग्जैक्टली वन ऑफ दीज टू गेम्स, कोई एक गेम जीतना है एक गेम हारना है। अब यहाँ पे अगर पहली वाली ब्रांच देखो तो ये विन है, लेकिन इसकी तो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी विन है, तो यानी ये फर्स्ट ब्रांच तो कैंसिल हो गई। अब सेकंड वाली ब्रांच पे यहाँ पे लूज हो रहा है लेकिन पिछली ब्रांच विन है, तो एक गेम जीतना था, तो यानी ये वाली ब्रांच एक्सेप्ट हो सकती है। सही है। इसी तरह सब अगली थर्ड वाली ब्रांच पर इस पे आओ, तो ये विन है, अगला मैच लूज है, तो अगेन एक मैच जीता था जो कि इसमें कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में दोनों ही लूज हो रहा है, तो ये वाला भी एक्सेप्ट कर सकते नहीं है क्योंकि एक गेम जीतना जरूरी था। तो दो कॉम्बिनेशन बन गए अब्दुल्ला। अब अगर इसको सॉल्व करें हम, आई टेक दिस थिंग हियर, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाली ब्रांच पे आओ, इस वाली को लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा 0.3 और इसकी बैक ब्रांच कौन सी है, विन वाली है, स्टार्टिंग पॉइंट जो क्या है तो 0.6, तो 0.6 इंटू 0.3 हो जाएगा एक दफा। फिर मेरी दूसरी ब्रांच भी है तो उसमें प्लस आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 और इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है तो ये 0.4 है, तो 0.4 इंटू 0.4 हो जाएगा। आंसर निकालो। तो 0.6 into 0.3 will be 0.18 plus 0.4 into 0.4 will be 0.16. इनको ऐड करोगे तो दिस विल बी 0.34। अब्दुल्ला हसन और अमल यही आंसर है आपका बी पार्ट का? यस सर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे बोला है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बटन्स एंड 2 ब्लू बटन्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड है और 2 ब्लू है। अ बटन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इट इज देन रिप्लेस्ड। रिप्लेस का मतलब क्या हुआ बेटा, जो बटन एक दफा निकाला हमने उसको वापस पुट कर दिया। अब अगर वापस से कल की क्लास पे ऊपर जाओ तो इसमें हमने वो पढ़ा था विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये कौन सा सवाल हुआ, विद रिप्लेसमेंट हुआ क्योंकि वापस रख दिया, ठीक है। इट्स कलर नोटेड एंड अनदर बटन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो एक बटन निकाला, उसको देखा, वापस डाला और फिर दूसरा निकाला। बोला कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम, राइट ऑन टू इट 3 मिसिंग प्रोबेबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो रेड निकालने की चांसेस आपके पास डायग्राम में उसने क्या किया, 2 ब्रांचेस बनाए, एक रेड का एक ब्लू का। क्यों, क्योंकि 2 कलर्स थे सिर्फ। अगर यहाँ पे तीसरा कलर ग्रीन होता तो वो एक और ब्रांच बनाता फॉर ग्रीन, ठीक है।
अब उसके बाद रेड 3 टोटल पार्ट है तो 3/5, ब्लू 2 तो 2/5। अब बेटा एक बात समझना, यहाँ पे रेड उसने निकाली, उसने बैग में वापस डाली और फिर से वापस से रेड निकालने के चांस देख रहा है। अब अगर रेड निकालने के चांसेस 3/5 हुए, फिर बोल रहा है हो सकता है कि रेड निकाला हो, लेकिन फिर अगला चांस ये भी सकता है कि हो सकता है ब्लू निकला हो। तो ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे? 2/5 होगी या 2/4 होगी? 2/5 ही होगी। 2/5 क्यों होगी? क्योंकि जो पहले निकाला था वो तो वापस डाल दिया, तो कोई कम हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अब बोल रहे हैं हो सकता है पहली सिलेक्शन में ब्लू निकला हो, फिर अगली सिलेक्शन में रेड निकला हो, तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे? 3/5। सही है। फिर ब्लू है और अगली ब्लू, एक ब्लू में निकाल चुका हूं। अब हो सकता है बोले कि जब मैं अगली सिलेक्शन करूं, सेकंड सिलेक्शन, तो उसमें फिर से ब्लू आए, तो क्या ब्लू में कोई कमी बेशी आएगी या वापस से 2/5 ही लिख दूं? अब्दुल्ला बोला है सेम। अमल सेम आएगी या डिफरेंट आएगी बेटा? सेम आएगी। तो ये 2/5 ट्री डायग्राम कंप्लीट। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब बी पार्ट पे आ जाओ। बोला है यूज ट्री डायग्राम टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 रेड बटन्स, के दो रेड हो, तो दोनों रेड किसमें है? इसमें और इसमें। यानी मेरी फर्स्ट ब्रांच सेलेक्ट हो रही है, फर्स्ट ब्रांच सेलेक्ट कर रहा हूं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5 इंटू 3/5 होगी बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? 9/25 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं 2 ब्लू बटन्स, तो 2 ब्लू बटन्स कौन से वाली ब्रांच में? ये देखो ब्लू यहाँ पे भी है और ये रहा ब्लू, तो सिर्फ एक सिंगल ब्रांच सेलेक्ट हो रही है ये वाली। इसमें क्या है? 2/5 इंटू 2/5, तो ये क्या हो जाएगा? 4/25। फिर बोले 2 बटन्स दैट आर द सेम कलर, बोले रेड हो या ब्लू हो, जो भी करो लेकिन सेम कलर होने चाहिए दोनों में। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर वो सेम कलर की बात कर रहा है तो मुझे दोनों सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, ये वाली भी और ये वाली भी। सर अगर हम पार्ट बी के पार्ट 1 और 2 को ऐड करें तो हमें 6 मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सेम कलर निकाला हुआ है, तो हम डायरेक्टली इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, बात भी सही है। ठीक है, तो यू कैन डू ईदर वे, तो हम इसको डायरेक्ट ऐड ही कर लेते हैं। चलो, तो 9/25 प्लस 4/25, तो यू विल गेट 13/25। अगर किसी को ये बात क्लियर नहीं है तो बता दो, मैं उसको फिर ब्रांच से करा दूं। अब्दुल्ला मैम, आप लोग क्लियर है दोनों बात? ठीक है। अच्छा, इस सवाल से पहले एक और सवाल था। चलो सवाल का, इन अ सर्टेन स्ट्रीट there are 12 houses of type A and 13 houses of type B. Again दो चीजें, दो कॉम्बिनेशन, दो पार्ट्स हैं, एक A है और एक B है। 2 houses in the street are selected at random. Copy and complete the tree diagram below by writing in the missing probabilities. अब देखो इसमें यहाँ पे कहीं पे भी with replacement, without replacement कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमने क्या बोला था? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट है। और दूसरा तरीका आप समझने के लिए ये भी कर सकते हो बेटा, कि उसने जब यहाँ पे फर्स्ट हाउस पे प्रोबेबिलिटी थी तो डिवाइड में क्या है? 25 और सेकंड में क्या दिया? 24। यानी कि उसने जो एक दफा सेलेक्ट कर लिया उसको यहाँ पे माइनस किया हुआ है टोटल से, तो ये डायरेक्ट मुझे समझ आ रहा है कि क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है। ठीक है, अब सवाल करते हैं हम। तो हमने बोला भाई कॉपी एंड कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस ए सेलेक्ट करने के चांस 12/25 थे, क्योंकि 12 हाउस थे ए के और 13 के थे, तो ये 25 होगा टोटल। और अब यहाँ पे बी में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? बी के चांस क्या होगा? 13/25 होगा फर्स्ट सिलेक्शन के लिए। बी के 13 हाउसेस थे ना। ठीक है, अब आपने जब फर्स्ट हाउस सेलेक्ट कर लिया तो 12/25 हो गया ए का। अब जब आपने सेकंड हाउस सेलेक्ट करना है तो हो सकता है कि आप टाइप ए में से सेलेक्ट करो, हो सकता है आप टाइप बी में से करो। अब बेटा जब टाइप ए में से एक सेलेक्ट कर चुके तो टाइप ए की दूसरा हाउस सेलेक्ट करने के लिए 11/24 कैसे हुआ? 12 थे पहले, एक सेलेक्ट कर चुके हो तो बचे कितने? 11, और टोटल 25 थे, तो 25 में से एक हट चुका तो 24, तो 11/24 आया। इसी तरह जब मैं अब टाइप ए सेलेक्ट कर चुका हूं और सेकंड हाउस में अगर मैं टाइप बी सेलेक्ट करूंगा
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हसन बताओ। पहला हाउस सेलेक्ट है वो टाइप ए क्या? 13/24। 13/24 होगी। क्यों? क्योंकि इससे असल में थी तो ये हाउस भी मेरे 13 ही थे, लेकिन एक माइनस करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं कर रहा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इससे पहले जो सेलेक्ट किया वो तो टाइप ए का क्या हुआ, टाइप बी का उससे कम होने का ताल्लुक नहीं था। तो 13/24 टोटल में से लेकिन एक कम होगा, राइट? इसी तरह इस वाले पे आते हैं टाइप बी निकालने के लिए। अमल इसका आंसर बताओ क्या होगा बेटा? 12/24। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैंने बी सेलेक्ट किया हुआ था और फिर से बी कर रहा हूं, तो 13 में से एक तो खत्म हो चुका, तो 12 बचे और टोटल 24 बचे, तो 12/24। और इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, मैं फिलहाल इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। चलो, अब इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट आप लोग करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर मुझे ए वाला समझ नहीं आया सेकंड हाउस का। ए वाला समझ नहीं आया सेकंड हाउस का? 11/24। देखो यहाँ पे तुमने पहले ए सेलेक्ट कर लिया था फर्स्ट हाउस में, सही है? तो फर्स्ट हाउस में ए सेलेक्ट करने के चांसेस कितने थे? 12/25 थे अब्दुल्ला। अब जब तुम फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद सेकंड हाउस सेलेक्ट करने जा रहे हो और वो टाइप ए अगर है, तो 12 में से एक तो सेलेक्ट हो चुका, तो बचा कितना? 11। और टोटल 25 थे, एक खत्म, एक हट गया, तो बचे कितने? 24 टोटल में। तो 11/24। नहीं, 25 माइनस 12 ही करोगे ना। देखो बात समझ, आपके पास ए जो हाउस थे वो 12 थे, आपने यहाँ पे एक हाउस सेलेक्ट कर चुका, तो आपने ए के टाइप में से एक हटाया, तो ये कितना होगा? 11 होगा। इसी तरह टोटल में से जो 25 हाउस थे उसमें से एक ही हाउस सेलेक्ट किया ना, 12 के 12 थोड़ी सेलेक्ट किए, एक किया है, तो एक हटाया, 24 हो गए, तो 11/24। सही है? ये जो 12 मैंने लिखा हुआ है ये चांसेस है, सेलेक्ट तो कोई एक ही और होगा ना चांसेस में से। क्लियर है? यस। चलो इसके पार्ट्स करो नीचे वाले आप लोग, बी के 1 2 करो और आंसर्स बताओ क्या आ रहा है। पार्ट ए का आंसर आ रहा है 11/15। बाकी भी कंफर्म करो भाई। ये 50 आएगा। 50 आएगा। असल अमल पार्ट है आप लोग का भी यही आ रहा है? सर मेरा तो 132/625। एक मिनट, वापस बोलना है अमल और हसन एक एक करके। पहले अमल, हसन बोलो क्या बोल रहे थे? सर मेरा एक वन का सॉरी 132/625। सही है। अमल आप क्या बोल रही थी बेटा? 11/50। 11/50। तो अच्छा, इसके आंसर मैंने मेरे पास है नहीं, तो आई नीड टू सी विद यू गाइस ही। रुको एक मिनट, लेट मी कंफर्म किसका सही आ रहा है। चलो सॉल्व कर लेता हूँ मैं खाता। वैसे 11/50 सही लग रहा है, लेकिन हसन का सही नहीं आया, तो वी नीड टू सॉल्व। क्या बोला? 2 हाउसेज ऑफ टाइप ए आर सिलेक्टेड। सही है? तो टाइप ए के 2 हाउसेज मेरे इस वाले में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये 12/25 मल्टीप्लाई बाय 11/24 होगा। तो 12 1 जा, 12 2 जा, एंड वी गॉट 11/50। हसन ये आएगा बेटा, 11/50 आएगा। क्लियर है? तुमने तो क्या? मैंने तनु को 25 कर दिया। हाँ चलो, फिर बी पार्ट, बी के सेकंड पार्ट किस किसका हो गया? अमल आंसर बता दो, हो गया तो 13/25। 13/25। सही है। बाकी भी बताओ भाई क्या आ रहा है। आई डोंट नो ये सही है या नहीं, आई विल मैच विद यू गाइस। सही है तो अपना अपना पूरा कर। सेम आया भाई अभी। हसन वेरी गुड।
हाँ हाँ करो करो, टेक योर टाइम। थर्टीन ओवर 25। 13/25, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कल की क्लास के बारे में, ठीक है। कल आई कीप एन एक्स्ट्रा क्लास। अब आप लोग को मैं 2 ऑप्शन दे सकता हूँ बेटा, ठीक है। अब आप लोग की भी छुट्टियां होती हैं, तो आप लोग उसको उठना चाहते हो या नहीं चाहते, ये आप लोग के ऊपर है। या तो वी कैन हैव क्लास 10:30 सुबह पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, ठीक है। या तो आई कैन कीप अ क्लास एट 3 PM दोपहर में। अब तीनों बता दो किस टाइम पे रखनी है। 3। बाकी दोनों बताओ भाई, जिस टाइम पे वो हो अवेलेबिलिटी हो बता दो, कोई मसला नहीं है, फिर डिस्कस करके देख लेते हैं। क्या कह रही हो अमिल? 3 PM। हसन 3 PM सही है भाई, दोनों 3 PM बोले हैं। जी सर। ठीक है, तो कल 3 PM पे क्लास होगी हमारी, मोस्ट प्रोबेबली क्लास 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अवेलेबिलिटी रखना अपनी क्लासेस की। चलो, अल्लाह हाफिज। सर लेकिन जैसे ज्यादा की होगी तो फिर 3 PM पे नहीं ले सकता। तुम्हारी पाकिस्तान की 3 PM ना। पाकिस्तान के 3 PM, तुम्हारी दूसरी क्लास कितने बजे? मेरे पे 4 पे होगी पाकिस्तान की। तो 2:30 कर लेते हैं हम इसको, या बल्कि 2:30 से पहले आए नहीं, मैं आई नॉट, चलो हम उसको 1 घंटे की कर लेंगे, कोई मसला नहीं है फिर 3, ठीक है। ओके। चलो, अल्लाह हाफिज। हाँ।